So, hello everyone, this is Harsh Varwani, and today I will going to explain the complete structure of PWIOI Common Entrance Exam along with its sample paper. So, without wasting any time, let's start. So, basically, it is PWCEE, that is Common Entrance Exam of पर लिखा हुआ वैसे PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन PWIOI. सो ये किन बच्चों के लिए है और ये वीडियो किन बच्चों के लिए रहने वाला है. सो बेसिकली ऐसे बच्चे जो PWIOI में इनडायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनको ये वाला पेपर देना पड़ेगा. सो ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है. सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू ज्वाइन PWIOI and you can't get the direct admission, so don't worry, watch this video till the end and you will come to know about how to crack this common entrance exam of PWIOI. Okay, so let's start. So first of all, there are 4 subjects in it. First is English, second is mathematics, third is logical reasoning, and fourth is computer science basics. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. सो दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश में हमसे बेसिक चीजें पूछी जा सकती है अराउंड पैराग्राफ, अराउंड रीडिंग कंप्रेशंस, पैरा जंबल, ऑड वन आउट एंड सो ऑन. वैसे हमसे मैथ्स में चीजें पूछी जा सकती है और अप टू दी 12th लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जा सकती है जिसमें टॉपिक्स सामने आपको दिख रहे होंगे. क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट्स एटसेट्रा, जिसमें 11th और 12th तक की मैथ्स आपसे पूछी जा सकती है. ऐसे ही हमारे पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जिसे हमसे बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जा सकता है. कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स में हमसे उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा सकता है. उसकी मेमोरी एलोकेशंस के बारे में पूछा जा सकता है. कंप्यूटर से हमसे उसके कंप्यूटर्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पूछा सकता है. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स. हमसे कोडिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें हमसे पूछा सकता है व्हाट इज सूडो कोड. बेसिक एक्सेल पूछा जा सकता है जिसमें हमसे उस एक्सेल के सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम के बेसिक कोड्स लिखवाए जा सकते हैं. कंप्यूटर साइंस के बेसिक नॉर्म्स पूछे जा सकते हैं अराउंड सूडो कोड, ट्राई कोड एंड एग्जीक्यूशन शीट. ये चीज़ हमसे इसके अंदर पूछी जा सकती है. इसके बाद बात करें लॉजिकल रीजनिंग की. तो लॉजिकल रीजनिंग में हमसे बेसिक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कोडिंग, डिकोडिंग, सिमेंटिक एनालॉजी, नंबर सीरीज या फिर पजल हो गया या फिर नंबर्स में रिलेशंस हो गया. फॉर एग्जांपल वैसे क्वेश्चन आते ना कि जैसे जिसमें a को 1 माना है, अप टू दी z को 26, b is 24, b is 2 and y is 24, 25. ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिसमें हमसे इन नंबर्स को लेके ये नंबर पूछ लें या इनका सम पूछ लें या इनका मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे सकते हैं, जो कि अभी हम सैंपल पेपर में देखेंगे. इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है. पैटर्न फोल्डिंग, पजल्स, एम्बेडेड फिगर्स, इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में. सो डायरेक्टली क्वेश्चंस में जंप करते हैं कि एक्चुअल में तो क्वेश्चंस ही करने हैं. सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्टली सी में जो आने वाले. So first of all, first question is, in a certain code language, the word health is written as GDZKSG. So how would be the word zinc would be written? So हमसे पूछा गया है कि health को लिखा गया है GDSKSG. So zinc को कैसे लिखा जाएगा? So इसको देखते हुए एक चीज दिमाग में आ रही है क्या? इधर H और लास्ट में H और इधर G लास्ट में G. सही से दिख तो रहा है ना आप सभी को? ओके, बहुत बढ़िया. कहो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ. ओके, वेरी गुड. ओके,
सो हेल्थ हेल्थ का क्या क्या है कि एल एच से पहले आने वाला अल्फाबेट जी, ई से पहले आने वाला अल्फाबेट डी, ए से पहले जेड, एल से पहले दैट इज के, टी से पहले एस एंड अगेन एच से पहले जी। सो इसमें और क्या मतलब एक ही लेटर पहले लिखते गए हैं जो कि आप इन दोनों को ऑब्जर्व करके देख भी सकते हैं। तो उसी तरीके से जिंक का क्या लिखा जाएगा, जिंक का लिखा जाएगा जेड का, जेड का लिखा जाएगा वाई, वाई ऑप्शन में हाँ है, तो अब या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन करके ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। उसके बाद आई, आई से पहले एच, आई से पहले एच आ गया, इसमें एच नहीं है सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। एन से पहले सो एन आता है हमारे 14 नंबर पे, 113 पे आता है, दैट इज एम, देन सी से पहले बी, वाई एच एम बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से हमें दिल्ली को 38 में दे रखा है और मुंबई का कोड पूछा है। बेसिक है मतलब कि दिल्ली का वो निकाल लीजिए, जैसे इन सब का समीशन क्या है, डी का समीशन है 4 प्लस ई 5 नंबर पे आता है, एल हमारे पास एल हमारे पास आता है 12 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। इन सब का सम कितना हुआ 20 20 एंड 9 9 18 38। तो उसी तरीके से मुंबई का सम निकालना हमें, निकाल लेंगे। तो मुंबई का सम निकाल के इसका आंसर हमारे पास आएगा 59। ओके देन इसी तरीके से हमें सेट थ्योरी, सेट एक सेट दे रखा है, उसमें पूछा है कि इसका सिमिलर सेट कौन सा होगा। सो सेट क्या दे रखा है और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। बेसिकली सेट दे रखा है 100 80 और 64। सो इस सेट को देखते ही क्या मन कर रहा है सबसे पहले करने का, मेरा तो मन कर रहा है काटा पीटी कर देते हैं। सो काटा पीटी करते हैं, किससे काटें 4 से काट देते हैं, तो दैट वुड बी 25 20 एंड 16। और इनमें चेक करते हैं सेम फैक्टर्स किसके आ रहे हैं। सो इसको काट के देखें, ये 6 से जाएगा, 6 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 0 0, 6 6 3 जा 6 36 36, 6 6 जा 36। तो पहले में से आंसर आ गया। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपसे बेसिक सेट्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे पूछा जाए कि एक सेट इस तरीके से मैच हो रहा है, दूसरा उसके हिसाब से कैसे मैच होगा। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इजीली आप कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा भी फोकस्ड हैं तो। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन हमको दे रखे हैं इसी तरीके के। और रॉबर्स का गैंग, तो प्लेयर्स का क्या होगा, टीम, बेसिकली आंसर इजी है। देन मैथ्स, सो मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ a is the set of days in a week then set a is, so a is the set of days, so basically a is what, a is equals to, एक सेट बना लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो ये हमें इनफिनिटी सेट तो कहीं से नहीं लग रहा। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट जो जिसमें खाली एक ही एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं है। फाइनाइट सेट, ऑब्वियसली फाइनाइट सेट है, साथ इसमें एलिमेंट्स है टोटल। इनफाइनाइट सेट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। सो बेसिकली इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 30 students like mathematics, 25 like science, 50 like both, then the number of students who neither like maths nor science। इसको देख लेते हैं। सो वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्लास दे रखी है, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 60। 60 में से एक गोला बना लेते हैं मैथ्स का, एक बना लेते हैं साइंस का। और क्या बोल रखा है कि 30 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, 25 लाइक साइंस एंड 50 लाइक बोथ। सो 15 तो बोथ में आ गए। अब 15 बोथ में आ गए तो 15 मैथमेटिक्स से 15 तो बोथ के और 15 बचे हुए 30 हो गए टोटल मैथमेटिक्स के। वैसे ही हमारे पास साइंस के 25 चाहिए थे, सो 15 तो बोथ के हो गए और 10 बचे हुए हो गए। अब क्या पूछा गया है, ऐसे बच्चे जिनको ना मैथ्स पसंद है ना साइंस पसंद है, सो टोटल बच्चों में से ये बच्चे माइनस कर दूं जो या तो मैथ्स में आ रहे हैं या साइंस में आ रहे हैं। सो 60 माइनस में 15 15 30 और 10 40,
दैट आंसर वुड बी 20. बहुत बढ़िया, बी वुड बी द करेक्ट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी तरीके से हमें वेन डायग्राम से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं बैटल का. ये वेन डायग्राम सब सॉल्व हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा. देन एक ही क्वेश्चन उठा लेते हैं कि हमें सेट बी दे रखा है, सेट ए दे रखा है, पूछा गया है कि क्या चीज गलत है. सो बेसिकली which of the thing is false. So domain of R is 2 3 4 4 5 6 7. So relation R दे रखा है जो कि बेसिकली A to B जा रहा है. A हमें सेट दे रखा है, B सेट दे रखा है. So what is domain? Domain is the what values of X that satisfy the relation fx is equals to y. मतलब x को इनपुट डालें, x हमारा जाएगा इनपुट और आउटपुट क्या आएगा, y हमारे पास आएगा आउटपुट. सो ऐसे इनपुट जिनके लिए एक आउटपुट आए और वो भी आउटपुट कौन से में हमारे पास b वाले में आए, b वाले सेट में. सेट a से डिफाइन है तो a से इनपुट जाएंगे और b से हमारे पास आउटपुट आएगा. अगर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो b में एग्जिस्ट कर रहा है सो रेंज में, तो उस वाले इनपुट को डोमेन में इंक्लूड कर देंगे, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करेंगे. समझे कि हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट से जो आउटपुट आया वो आउटपुट हमारे पास गिवन सेट के अंदर आ रहा है. गिवन सेट मतलब गिवन आउटपुट सेट के अंदर आ रहा है. सो उस वाले इनपुट को हम डोमेन में कंसीडर करेंगे, वरना उस वाले इनपुट को डोमेन में कंसीडर नहीं करेंगे. एग्जांपल समझाता हूँ. तो बेसिकली हमारे पास देखा है 2. सो क्या देखा है, रिलेशन वाज b is equals to 4a. तो a को पहले वैल्यू देते हैं 2, तो इसके लिए b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 8 हमारे पास आ रहा है. 1 to 30 में 8 आता है, सही है. a is equals to 3, so b would be what 4 into 3 12 and so on. a equals to 7, b would be 28. और इसके आगे जाएंगे तो हमारे b के अंदर नहीं आएंगे. फॉर एग्जांपल a is equals to 8 ले लेता हूँ, सो b के अंदर क्या आएगा 32. सो यहाँ पे गलत हो गया. क्यों, क्योंकि b हमारा कहाँ तक दे रखा है, जो कैपिटल B सेट है जिसके अंदर से हम स्मॉल b एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, वो दे रखा है 1 to 30. तो 32 नहीं ले सकते. सो बेसिकली ये वाला इनपुट हमारे डोमेन में नहीं आएगा. सो ये चीज सही दे रखी है 2 3 4 5 6 7 डोमेन इतना ही रहेगा. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ. क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉल्स कौन सी है. अब देखेंगे इसकी रेंज. तो इसकी रेंज क्या आएगी, सो रेंज इज व्हाट, रेंज अगेन द सेम. जैसे ये हमारे पास था वैल्यूज ऑफ x, सो रेंज हो जाएगा वैल्यूज ऑफ y. ठीक है, y x नहीं समझ में आया तो a समझ लो, y समझ नहीं आया तो b समझ लो. समझने वाली बात है मतलब. ठीक है, b इज इक्वल्स टू 4 है. तो बेसिकली b की क्या क्या वैल्यू बन सकती है. सो a अपना 1 to 7 जा रहा है, अभी देखा अपन ने. सॉरी 2 to 7 जा रहा है, 2 से स्टार्ट है. 2 to 7 में क्या क्या वैल्यू बन सकती है. सो बेसिकली बनेगी वैल्यू 4 to 8 and 7 up to 28. उसके बीच में सारे 4 डिविजिबल. सो 8 12 16 20 24 28 करेक्ट आंसर. तो ये भी ठीक दे रखा है, लेकिन हमको तो फॉल्स निकालना, अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है. आगे चलते हैं. कोडोमेन ऑफ R इक्वल टू B, तो बेसिक डेफिनेशन है कोडोमेन की. कोई भी रिलेशन दे रखा है फ्रॉम A to B, तो बेसिकली कोडोमेन वुड बी द सेट B. सो ये तो ठीक है. देन प्री इमेज ऑफ 27 इज 3. तो 27 की प्री इमेज 3. सो हमारे फंक्शन में 27 आ रहा है क्या, हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं 8 24 आ रहा है, 28 आ रहा है, 27 तो कहीं आ ही नहीं रहा. सो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती क्योंकि ये एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारी रेंज में. सो दिस वुड बी द फॉल्स आंसर. सो हमारा करेक्ट आंसर है डी, जो कि ये फॉल्स आंसर. ओके, देन रेंज, एक रेंज फंक्शन निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है. सो निकाल लेंगे आप लोग. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सेक्शन आ गया एंड दिस इज कंप्यूटर साइंस. सो इसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, दैट कैपिटलाइज द इनिशियल वर्ड, दिस इज अ रूल व्हाइल राइटिंग अ सूडो कोड. तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. क्यों,
क्योंकि सूडो कोड होता है कोड जो कि डेवलपर लिखता है खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो कैसे भी लिख सकता है जैसा उसका मन करे। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई रूल डिफाइन नहीं है कि हमको एक तरीके से लिखना है, तो कोई रूल तो है ही नहीं, तो क्या टेंशन है। तो गलत होगा क्वेश्चन। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Which of the following series will be printed by the given pseudocode? Okay. ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। सो सूडो कोड में देखा है इंटीजर a b c और b की वैल्यू ले रखी है हमारे पास 4, c की वैल्यू दे रखी है 5 एंड टेकिंग फॉर a फ्रॉम 2 to 4। सो a की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 2 से लेके 4 तक। क्या क्या वैल्यू हो गई, a के अंदर वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हो गई 2 3 एंड देन 4। ठीक है, और क्या करना है, तो यहाँ पे इंडेंटेशन देखना पड़ता है। इंडेंटेशन इज बेसिकली ये फॉर लूप के अंदर आ गया। सो फॉर लूप बेसिकली काम करता है इंडेंटेशन के बेसिस पे, या फिर फॉर लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है ऐसे भी आप समझ सकते हैं। फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो चीजें हैं, जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी बार ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कि शुरुआत में b की वैल्यू 4 थी और c की वैल्यू 5। a इज इक्वल्स टू 2 के लिए फॉर लूप चलेगा फ्रॉम a each a from 2 to 4, a is equals to 2 के लिए चलेगा, उसमें पहले प्रिंट c करना है। तो प्रिंट c, c की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, तो c की वैल्यू प्रिंट क्या होगी 5, पहले 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 5 तो देखते ही टिक मार देने का, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन और भी आपको समझा दूंगी कैसे उसके बाद बाकी वैल्यूज आएंगी। उसके बाद b की वैल्यू क्या कर दो, b minus 1, b की वैल्यू क्या थी 4, 4 minus 1 is equals to 3, b की नई वैल्यू क्या आ गई 3 एंड c की वैल्यू कर दो c प्लस b। हाँ ये चीज ध्यान रखना, कोडिंग में हम हमेशा वैल्यू लेते हैं लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, तो किसी वेरिएबल की हम लास्ट अपडेटेड वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या रहेगी इसकी b की 3, तो यहाँ पे c के अंदर क्या वैल्यू डालेंगे, c के अंदर वैल्यू डालेंगे 5 प्लस लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ b, सो दैट वुड बी 3, 5 प्लस 3 इज 8। ठीक है, उसके बाद वापस से यहाँ पे फॉर लूप, इसे यहाँ पे बंद मत कर देना इस फॉर लूप को, क्योंकि अभी तक a की वैल्यू 2 के लिए चला है, a की वैल्यू 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, उसके बाद जाके बंद होगा। सो नाउ अब यही लूप चलेगा, ये पहली बार चल गया, दूसरी बार चलेगा a इज इक्वल्स टू 3 के लिए। इसके अंदर क्या करना है, प्रिंट c, सो c की लास्ट अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करेगा। व्हाट वाज द लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ c, सो दैट वुड बी 8, सो 8 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद करेगा b इज इक्वल्स टू b माइनस 1, सो b की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या थी, लास्ट अपडेटेड ऑफ b वाज 3 माइनस 1, दैट वुड बी 2 एंड c इज इक्वल्स टू c प्लस का b एंड द लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ c वाज 8 एंड द लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ 2 वाज 10। अब ये लूप तीसरी बार चलेगा और a इज इक्वल्स टू 4, नाउ अगेन प्रिंट c, c की वैल्यू कितनी, लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ c वाज 8 प्लस 2, दैट वुड बी 10, सो 10 को प्रिंट करा देगा। सो पहले 5 को प्रिंट कराया, फिर 8 को, फिर 10 को। उसके बाद b को कर देगा b माइनस 1, b को किया b माइनस 1, तो b की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या थी 2, 2 माइनस 1 दैट वुड बी 1 एंड c इज इक्वल्स टू c प्लस b, सो लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ c वाज 10 प्लस b 1, दैट वुड बी 11। और अब हमें इस वैल्यू का कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर लूप खत्म हो चुका है, यहाँ पे नीचे आके एंड 4। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या 1। इसके बाद सिमिलर तरीके से ये काम करेगा कि व्हाट डू द फॉलोइंग सूडोकोड रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइल काउंट इज लेस देन 10 प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो ये बेसिक कोड है कि काउंट की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, बाय डिफॉल्ट किसी वेरिएबल की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट मानते हैं, तो काउंट के लिए 0 से स्टार्ट हो रही है, सो काउंट इज लेस देन 10, तो जितनी बार भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उतनी बार ये एग्जीक्यूट होगा। तो पहली बार काउंट की वैल्यू कितनी 0,
0 इज लेस देन 10, हाँ ठीक है, तो ये नीचे आएगा और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, डन। और इसका काउंट की वैल्यू बढ़ा देगा, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, अब 1 के लिए चेक करेगा अगेन, is 1 is less than 10, yes, so अगेन नीचे आएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा दूसरी बार, और काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, काउंट की वैल्यू को कर देगा 2, अगेन चेक करेगा 2 is less than 10, और फिर काउंट की वैल्यू कर देगा 3 एंड सो ऑन, ये कर देगा काउंट की वैल्यू को कितना 9, 9 इज लेस देन 10, और यहाँ पे आके वापस से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा, और काउंट की वैल्यू वापस से बढ़ा देगा 10, और 10 आते ही ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और यहाँ पे लूप टूट जाएगा। तो कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, एक बार हुआ 0 के लिए प्रिंट, और एक बार 0 के लिए और अप टू दी 9 के लिए प्रिंट। तो कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 से 9 तक 9 बार और एक 0 बार, सो टोटल 10 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा। सो द करेक्ट आंसर इज लूप प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। आया समझ में, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी, आज तो बच्चा भी जानता है ओटीपी फॉर्म, वन टाइम पासवर्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 101011 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, सो बेसिकली 101011, सो इसको डेसिमल, इसको तो इस बाइनरी नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए तो बेसिकली यहाँ से राइट हैंड से मल्टीप्लाई करना चालू कर देंगे विद पावर ऑफ 2, so बेसिकली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। सो क्या बनेगा ये 1 into 2 की पावर 5 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस अगेन 0 प्लस 2 प्लस 1, that would be 40 plus 3 43, so the correct answer would be 43, बी नहीं सी नहीं बी आंसर आएगा इसका, एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो आंसर यही है, 43 वुड बी द करेक्ट आंसर। और किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करना है तो क्या करो, राइट हैंड से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके अप टू दी जहां तक नंबर देखा है वहां तक मल्टीप्लाई करते जाओ और लास्ट में सम कर दो। Then let's come to the English section. So इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, so like given sentence हमें क्या पता लगाना है, find the closest meaning, the rich and the famous live high on the hog while the poor suffer on the streets, so high on the hog meaning rich, to live not high on the hog meaning कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में कोई चीज़ हो ना, वो होता है हाई ऑन द हॉग, सो दैट वुड बी लिव एक्स्ट्रावेगेंटली। और यहाँ पे मीनिंग भी सही बैठ रहा है कि रिच लोग कुछ ज़्यादा वो खुल के रहते हैं और गरीब लोग कुछ ज़्यादा सिकुड़ के मतलब कुछ ज़्यादा कम पैसों में रहते हैं, तो समझ रहे होंगे आप। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the following sentence has an underlined part which is the best idiom from the given option that best fits into the context. So the suspense movie was so intriguing that it kept me anxious till the end. तो इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, so kept me anxious means kept me surprised, मेरे को सरप्राइज में रखा, तो सरप्राइज में रखने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, that would be tenter hooks, I was on the tenter hooks। फिर ये तो होगा नहीं I was a bag of nerves, क्यों कि मैं बहुत ज़्यादा वो चिंता में आ गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, आई वाज अफ्रेड, डरने की कोई सेंस नहीं आ रहा है पिक्चर में, लेकिन क्या वो ज़्यादा एंशियस हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा वो इच्छुक हो रहा है जानने का। देन आई गेट बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं वो मतलब होता है आई गेट बटरफ्लाई इन द स्टमक, तो सही आंसर रहेगा आई वाज ऑन द टेंटरहूक्स। सिमिलरली नीचे में देखें, the following as a paragraph from the sentence has been deleted, from which of the given part that complete the paragraph is the most appropriate way, which is the most appropriate answer for completing this paragraph। तो पढ़ लेते हैं पहले, most firms consider expert individuals to be too elitist, elitist means of high post, high post। टेम्परामेंटल मींस जल्दी से गुस्सा आ जाने वाला, इगोसेंट्रिक हैविंग ईगो,
एंड डिफिकल्ट टू वर्क विद। तो ज़्यादा फर्म्स क्या समझती है कि जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा इकोसेंट्रिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे होते हैं, और उनके साथ काम करना मुश्किल है, मतलब वो बात सुनते नहीं है। For such people to collaborate on a high stakes project, and they just might come to fisticuffs, मतलब fisticuffs means on a fight, मतलब कि उनके साथ किसी भी प्रोजेक्ट का काम करो तो वो किसमें झगड़े में उतर आते हैं। Even the very notion of managing such a group seems unimaginable, और ऐसे ग्रुप के साथ काम करना भी unimaginable लगता है। So most of organizations fall into the default mode, setting up project team of people who get along nicely। तो ज़्यादातर कैसे कैसे काम करती है फर्म्स, ऐसे लोगों के साथ जो कि इतने एक्सपर्ट्स नहीं है। तो ऐसे में क्या रिजल्ट आता है, द रिजल्ट हाउएवर इज डिजास्टर्स। तो इससे क्या डिजास्टर कोई रिजल्ट आ जाता है, मतलब वो लो लेवल के बंदे काम करेंगे तो उससे कोई आंधी तूफान आ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। द रिजल्ट इज मीडियोक्रिटी। हाँ ये सही है, क्योंकि रिजल्ट क्या है, मीडियोक्रिटी मतलब एक्सपर्ट लेवल के लोग काम नहीं करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, एवरेज आएगा। दैट वुड बी द रिजल्ट इज मीडियोक्रिटी। देन रिजल्ट इज क्रिएशन ऑफ एक्सपर्ट्स हु देन बिकम एलिटिस्ट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरली दे ड्राइव इनोवेशंस। नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो है नहीं। देन इसी तरह से हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आप ट्राई करना आंसर। तो इसका आंसर है, बता देता हूँ मैं, इसका आंसर है ए। इसका आंसर ये आएगा, ट्राई करके देखना। एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से पैरा जंबल दे रखा है, इसमें हमें अलग अलग तरीके के पैराग्राफ के पार्ट्स दे रखे हैं और हमें इनको सही करके आंसर बताना है। सो इसका आंसर हमें बी दे रखा है, तो इसको भी आप घर से ट्राई कर सकते हैं। सो इसी के साथ आई थिंक कंप्लीट हो गया है। ओके big thank you to everyone for being with me in the complete session, and इसी के साथ इतना ही, और इसी तरह की वीडियोस आते रहेंगे। आप मेरे को कमेंट्स में भी बता सकते हैं आपको आगे और किस तरह की वीडियो चाहिए, या इसमें भी कोई डाउट्स आ रहा है तो हमें वो कमेंट करके बता दीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।